नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती है आपकी दोस्त और होस्ट प्रिया। अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पता है दोस्तों, जब कभी भी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखूं, ऐसा जब सोचती हूँ तो चंद लाइनें मेरे जहन में आती है कि भैरवी दीप मल्हार हो तुम, भैरवी दीप मल्हार हो तुम, षडज ऋषभ गंधार हो तुम पर क्या मैं कविता लिखूं, एक संगीत में संसार हो तुम। जी हाँ दोस्तों, ये जो 4 लाइन है ना, ये संगीत में ज़रूर है, लेकिन इसमें वो सारे रस हैं जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएँ तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में बोझिल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे और कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमारे मन में दुख नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो चक्र होता है वो सुख दुख का होता है, लेकिन इस सुख दुख को जिसने जी लिया उसने अपनी ज़िंदगी जी ली, और ज़िंदगी मिलती है एक बार तो उसे बिल्कुल खूबसूरती से जीना चाहिए और इसी तरीके से संगीत में जीवन ही जीना चाहिए। संगीत का मतलब ये नहीं होता कि आपको शास्त्रीय या फिर किसी भी तरीके का लोक संगीत आना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि प्रकृति का देन है, वो हर चीज़ जो प्रकृति में है उन सभी में संगीत है, रिदम है, सब कुछ है। आज मैं संगीत की बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपको ये अनुभव ज़रूर हुआ होगा कि कुछ ख़ास हमारे इस कार्यक्रम में होने वाला है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के अनमोल विचार की। तो देखते हैं आज का अनमोल विचार। महात्मा गांधी ने कहा था, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। आज के मेहमान से हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ मौजूद है धर्मवीर कुमार शर्मा जी, जो कि जाने माने दिलरुबा वादक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इस छोटी सी उम्र में यूँ कहूँ को चुनना, जो कि आजकल अगर देखें और ख़ास तौर पे बिहार में देखें तो ये बड़ा दुर्लभ सा दिखता है, लेकिन ऐसा चुनाव करना और वाद्य यंत्र को बजाना ये अपने आप में ख़ास है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ये जो वाद्य यंत्र है दिलरुबा, ये इसके इतिहास की अगर चर्चा की जाए तो करीब आज से 300 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसका आविष्कार किया था और इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था जी। और ये जो वाद्य यंत्र है ये 2 वाद्य यंत्रों को मिलाकर बनाया गया है। आप सितार को जानते हैं, सितार और सारंगी। तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसके जो नीचे का जो हिस्सा है वो सारंगी का पार्ट है और इसके जो ऊपर का हिस्सा है वो सितार का है जी। तो सितार और सारंगी को मिलाकर ये बनाया गया है। और मैं बता दूं, इसकी इतिहास की चर्चा की जाए तो भारत और पाकिस्तान जब एक था, और भारत के जो उस समय के जो वादक थे, काफ़ी लोग उस समय बजाने वाले थे दिलरुबा को, और जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तब से जाकर ये जो वाद्य यंत्र है ये पंजाब के तरफ चला गया। पंजाब जो अपना है राज्य है भारत का, जी। उस तरफ बहुत सारे लोग हैं बजाने वाले, और कुछ जो लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, इसके जो वादक थे। तो पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो दिलरुबा बजाते हैं, और अपने भारत में आपको बता दूं कि पंजाब के तरफ, पंजाब साइड में कुछ लोग हैं जो बेहतर बजाते हैं जी। ये इसका इतिहास है जी। इतिहास के बारे में तो जान लिया और भी ढेर सारी बातें जाननी है, लेकिन जब इतना खूबसूरत वाद्य यंत्र हैं हमारे साथ और इतने अच्छे कलाकार हैं तो मैं चाहूँगी कि क्यों ना इसे किसी राग से शुरू किया जाए। वैसे तो बहुत सारी राग रागिनियाँ हैं, लेकिन राग शिवरंजनी अपने आप में ख़ास है, और इसकी खासियत जो थोड़ी बहुत बातें जानती हूँ कि राग शिवरंजनी एक तो बहुत ही खूबसूरत सा राग है, और साथ ही साथ अगर बॉलीवुड की बात करें तो बहुत सारे गाने इस राग पर आधारित बने हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसका छोटा ख्याल आप ज़रूर सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर सुनाऊंगा। जी। तो राग शिवरंजनी। जी जी।
क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही खूबसूरत राग और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे बजाया, और इसमें जो सितार और सारंगी की जो सुमधुर आवाज़ है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और ये राग तो इतना खूबसूरत है कि इसे लगता है कि और ज़्यादा सुनते ही रहें। और बहुत सारी बातें आपसे करनी है इस विषय में कि ये जो वाद्य यंत्र है अपने आप में तो दुर्लभ है। आपने खुद भी बताया कि अभी क्या स्थिति है हमारे भारत में, क्योंकि बहुत सारे इसके मतलब कलाकार हों, ऐसा नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में जब आपने इस वाद्य यंत्र को चुना जी, तो कितना आसान रहा आपके लिए? आप आसान की बात कर रही हैं। मैं बता दूं, इसकी मैंने जब शुरुआत की सीखने की तो इसके लिए जो मेरे मैं बताऊं कि इतना कठिन रहा कि आप बात मत करिए। अगर चर्चा की जाए तो मैं बता दूं कि मैं भावुक हो जाऊंगा। इतना कठिन परिस्थिति मेरे लिए थी। जब ये मुझे सीखने का मन जब मैंने बनाया तो मेरे गुरुजी हैं श्री हरिशंकर वर्मा जी, संगीत स्वरांजलि हाजीपुर में। उनके यहाँ उनके एक पुराने शिष्यों में से एक हैं डॉक्टर रोहित कुमार झा। उन्होंने मुझे बताया कि धर्मवीर, एक वाद्य यंत्र ऐसा कुछ चुनना चाहिए, एक चुनो जिससे एक अलग पहचान बने तुम्हारी जी। तो मैंने बहुत विचार किया। उन्होंने मुझे मैं बता दूं कि सितार भी उन्होंने बताया, सितार भी दिखाया था और सारंगी भी दिखाया, संतूर भी उन्होंने बताया कि देखे ये इस तरीके का है, संतूर में भी तुम अपनी पहचान बना सकते हो। फिर दिलरुबा की बात की जाए तो दिलरुबा भी उन्होंने दिखाया जी। तो मैंने देखा कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो अभी भारत में बहुत कम है जी। और उसको अगर उसमें मेहनत किया जाए, ढंग से अगर मेहनत की जाए उसमें, तो भारत को एक नई पहचान दिलाया जा सकता है। अभी आप बता रहे थे कि किस तरीके से आपने चुनाव किया इस वाद्य यंत्र का, किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली कि हाँ कुछ खास होना चाहिए ज़िंदगी में, कुछ खास अपने आप को बनाने के लिए कुछ खास चीज़ों का चुनाव करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आम तो सभी हैं जी, लेकिन कुछ खास होने के लिए कुछ खास का चुनाव करना जी। तो मैं बता रहा था कि जो मेरे गुरुजी हैं श्री हरिशंकर वर्मा जी, उनके बहुत पुराने शिष्यों में से एक डॉक्टर रोहित कुमार झा, उन्होंने मुझे इस वाद्य यंत्र के बारे में बताया। और जब उन्होंने बताया तो मुझे करीब 2 से 3 महीना लगा विचार करने में, संतूर और दिलरुबा, संतूर दिलरुबा। और मैं बता दूं कि एक और वाद्य यंत्र है जो दिलरुबा से हूबहू उसकी आवाज़ मिलती है, इशराज जी। इशराज के बारे में भी उन्होंने बताया था। तो इशराज और दिलरुबा दोनों का आप देखिएगा तो साउंड का जो है वो डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। तो मैंने दिलरुबा को चुना क्योंकि इशराज भी अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की तरफ कुछ लोग हैं बजाने वाले। तो मैंने दिलरुबा को चुना और मन बना लिया कि दिलरुबा ही मुझे खरीदनी है, चाहे जैसे हो, जो भी हो। तो घर का जो माहौल होता है, आप यदि हम लोग मध्यवर्गीय परिवार से हैं और देखा जाता है कि परिवार में अगर कुछ खरीदने की बात हो तो इतना पैसा होते हुए भी प्रेशर बनता है कि अरे क्या नया चीज़ खरीदेगा, क्या होगा उसमें, कर पाएगा कुछ कि नहीं कर पाएगा, नहीं गया तो पैसा भी बेकार जाएगा, बर्बाद जाएगा। तो ये सारी बातें घर में चर्चा होने लगती थी। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने अपनी माँ को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा है, तो एक वाद्य यंत्र है वो खरीदना है। तो मम्मी भी थोड़ी सी घबराई क्योंकि घर का जो परिवेश होता है, माहौल होता है कुछ खरीदने के संबंध में, और ये घर के लिए नहीं, ये यदि बात की जाए तो जिले के लिए, राज्य के लिए, क्योंकि अभी कोई नहीं, बहुत कम लोग हैं बजाने वाले। तो उस क्रम में थोड़ी सी चिंताएं होती हैं कि क्या कोई है नहीं, कहाँ कौन, लेकिन आपकी माँ ने आपको सपोर्ट किया जी इसको तो खरीदने में। तरह से कहा जाए कि माँ ने सपोर्ट किया मम्मी को बताकर। और मैं जो सर हैं डॉक्टर रोहित कुमार झा, उन्होंने बताया, मैंने उनको पैसा दिया और उन्होंने कोलकाता से इसको बनवाकर मंगवाया। जी, इस तरीके से शुरुआत हुई आपको इसके सीखने की जी, इस तरीके से शुरुआत हुई। और डॉक्टर रोहित कुमार झा जी ने ही
मुझे इसकी प्रारंभिक शिक्षा दी है। शिक्षा दी है, बिल्कुल। और बहुत सारे आपने भारत में बहुत जगहों पर बहुत सारे महोत्सव में आपने इस वाद्य यंत्र को बजाया है और बहुत सारी मतलब आपको अप्रिसिएशन भी मिली है। तो इन सारे विषयों में भी बात करें, लेकिन चाहूँगी कि अब कुछ ख़ास इसमें जो कि आप हमें सुनाना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी इंतज़ार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन है, वैष्णव जन। जी जी, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आप सभी को सुनाऊं वैष्णव जन। जी बिल्कुल।
वैष्णव जन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसे निभाया और अपने आप में ये बहुत ही खूबसूरत धुन है। कुछ बातें जो आपसे जानना चाहूँगी कि इस वाद्य यंत्र के बारे में जो कि आपने चुनाव किया, आपने सीखना शुरू किया और एक पल ऐसा भी था कि आपको छुप करके इसे सीखना पड़ा। मैं बता दूं, ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक तरह से जब होता है ना कभी घर में उस तरीके का माहौल हो, मैंने आपको पहले भी बताया दर्शकों को कि सब कुछ होते हुए भी एक परिवेश होता है, ग्रामीण परिवेश, और एक घर का जो माहौल होता है कि एक डर होना, एक बड़ों का, गार्जियन का डर होना कि ये चीज़ खरीदना है या जो भी करना है तो पहले घर में पूरी तरह से विचार विमर्श करो। अब पता चले कि वो करते करते सालों बीत गए और बच्चा विचार ही कर रहा है। तो मैंने मम्मी को बता दिया था और मम्मी को बताकर ये खरीद रखा था। और जो मेरे बड़े भैया लोग हैं उन लोगों का विचार से, उन लोगों की जो विचार है तो उनके व्यवहार के कारण थोड़ा गुस्सैल हैं, तो उनके वजह से कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, कहीं कुछ बातें ना हो तो जाए, इसलिए आपने छुप छुपा करके इसे सीखना वजह शुरू से किया। मैंने डॉक्टर रोहित कुमार झा जो इसके मुझे सिखाए, शिक्षा दे रहे थे, तो मैं उन्हीं के पास घर पे उन्हीं के यहाँ रख कर और करीब 4 से 5 महीना वहीं रखा और वहीं से मैं शिक्षा प्राप्त किया। वहीं रखते थे, वहीं रियाज करते थे। अच्छा, जब आपका धीरे धीरे परफॉर्मेंस शुरू हुआ तो फिर लोगों का कुछ नज़रिया बदला या फिर आज भी वैसा का वैसा ही है? कहते हैं ना कि जब यदि आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, वैसा चीज़ जो कभी किसी ने, मतलब अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें, ज़िले की बात करें, तो वहाँ के लिए एक नया चीज़ था। या जब भी आप कुछ करने जाते हैं नया, तो आसपास के भी जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा डिमोटिवेट करते हैं। तो जब मैंने शुरू किया तो उस समय ये था। और जब पहला मेरा परफॉर्मेंस आया, मेरा पहला प्रोग्राम आपको मैं बता दूं, विश्व रेडियो दिवस के दिन मेरा कार्यक्रम आकाशवाणी पटना से प्रसारित हुआ था। उसके बाद जो ये कार्यक्रम भैया लोग, मम्मी लोग घर पे सब लोग सुने, तो उसके बाद मतलब उन लोगों की जो एक होता है ना कि खुशी प्रकट करना, मतलब उसके बाद लोगों को ये लगा कि चलो इसने ये चुनाव किया तो अब ये अच्छा है, अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल। और धर्मवीर जी, मैं चाहूँगी कि कुछ और भी धुनें आप हमें ज़रूर सुनाएं। बॉलीवुड की जहाँ तक बात करें, आपने कहा कि बहुत सारे उसमें भी हैं, तो एक गाना है, एक प्यार का नगमा है, तो मैं चाहूँगी कि ये ज़रूर सुनाएं आप। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को ये सुनाऊंगा। जी जी।
बहुत तो अभी आपने एक प्यार का नगमा आपने सुनाया। अच्छा, ये वाद्य के प्रति जो कि लोग इससे इंटरेस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, इस वाद्य को ज़्यादा लोग सीखते नहीं, लेकिन फिर से ये प्रचलन में आ जाए, क्योंकि हर वाद्य अपने आप में ख़ास है। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि ये जो वाद्य है ये अपने आप में ख़ास है और जो भी इच्छुक हैं वो ज़रूर सीखें, क्योंकि हमारे भारत में जो ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई कलाकार ही नहीं होगा तो विलुप्ति के कगार पर रहेगा ही। तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा कि अगर रोजगार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैंने इसे शौकिया शुरू किया था सीखना, और अभी का जो दौर है वो रोजगार को जोड़ कर देखते हैं लोग किसी भी चीज़ को। तो यदि इसमें अगर सरकारी स्तर से भी वैसा महोत्सव मेला वगैरह का आयोजन होता है, उसमें कलाकारों को अवसर पे अवसर मिले और इसका उपयोग हो, तो निश्चित है कि लोग इसको सीखना चाहेंगे। और मान लीजिए यदि कोई सिंगर है, उसको कार्यक्रम नहीं मिलता है तो क्या होगा, प्रतिदिन उसका हराश होते जाएगा, वो निगेटिविटी की ओर बढ़ते जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं रोजगार सृजन से अगर देखा जाए तो यदि प्रतिदिन कहें कि दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ें लोग, प्रोग्रेस करें और कार्यक्रम उन्हें मिले, तो ये जो है सो निश्चित लोग उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, सीखना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे महोत्सवों में आपने इसे बजाया है, बहुत मतलब बहुत सारे अनुभव आपको मिले हैं। ऐसा एक परफॉर्मेंस आप हमें ज़रूर बताएं कि जो कि उसको परफॉर्म करने के बाद आपको मतलब कुछ ऐसा वाक़या हुआ जो आज भी जहन में है, कोई ऐसा वाक़या? मैं बता दूं आपको, जब मेरा पहला परफॉर्मेंस था आकाशवाणी से, तो दिलरुबा नाम सुनकर करीब वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए थे जो संगीत से थे, हो सकता है शायद उनकी रिकॉर्डिंग भी रही हो। तो बहुत सारे लोग स्टूडियो के बाहर जो एक रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम होता है, वहाँ पे सब लोग जमा हो गए थे। और मुझे देखकर तो इतनी परेशानी हो रही थी कि अरे बाप रे, इतने सारे लोग हैं, कैसे बजाएं, हम ही को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो एक होता है ना कि नए नए में थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। उसके बाद अंदर जो माइक वगैरह टेस्ट होता है, तो एक दो लोग अंदर आए जिसमें से कुछ लोग अपने जो फोक सिंगर होते हैं वो लोग थे, मैं उन्हें नहीं जान रहा था। एक व्यक्ति आए, वो बोले कि कैसे क्या है इसमें, मतलब एक होता है ना अटपटा सा, वो कह देना। उन्होंने बताया कि अरे कुछ ऐसा चीज़ बजाइए इसमें, कुछ वो राग बजाइए जिससे लोगों को लगे। मैंने सोचा कि अरे मैंने अभी शुरू ही किया है और मुझे बुलाया गया है परिचय के लिए, और ये क्या, एक तरह से कलाकारों की जो दृष्टिकोण होती है वो सकारात्मक होती है, सोचने की और बोलने की भी। यदि कोई अच्छे कलाकार हैं तो आप हमेशा देखिएगा कि वो निगेटिव नहीं बोलेंगे, आप पॉजिटिव बोलेंगे, सकारात्मक बोलेंगे, ऐसी बात बोलेंगे जिससे आप जो है उससे और आगे बढ़ें। तो उनका ये चीज़ नहीं था, तो वो बात मुझे थोड़ी सी खल गई। उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद बाहर निकले तो उनके अलावे जो बाकी बाद लोग थे उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करिए और बिहार का नाम विश्व स्तर पे ऊंचा करिए। बिल्कुल, अपने आप में ये अनोखा वाद्य है और इसमें अगर अच्छे तरीके से वैसे रियाज की जहाँ तक बात है, कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना समय देते हैं आप इस वाद्य को बजाने के लिए? आपने रियाज की बात की है, तो इसे ये जो तत्व वाद्य का जो भी वाद्य यंत्र है, सितार है, आपको वायलिन है, इसराज है, दिलरुबा है, तो इसमें ये तार जो होता है, ये तार इस पे उंगलियां घिसती हैं और उंगली घिसने के कारण कभी कभी ऐसा होता है नए में सीखने के दौरान उंगली कटती भी है, क्योंकि ये जो तार है ये एक तरह से वो घर्षण जब होता है तो स्किन जो है वो घिस जाता है और कट जाती है उंगली। जी, तो आप मतलब कितना समय देते हैं रियाज करने के लिए? अभी मेरा सुबह 5 बजे से बैठते हैं तो करीब 8 बजे तक एक होता है एक शिफ्ट में, मतलब करीब वही मानिए उसके बीच में पूरे 24 घंटे में तकरीबन आप 6 घंटे ज़रूर देते हैं।
हाँ, जी। सुबह का ये है 3 घंटे का, और जी, फिर जी। शाम में 7 बजे से 9 बजे तक मेरा। वीर जी, अभी चूँकि बातें तो खैर ख़त्म नहीं होने वाली, हम चाहेंगे, हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि बहुत सारी धुनें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हम सुन सकें, तो क्या कुछ सुनाएंगे आप? गदर मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा धुन है, जी, मैं वो सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। क्या बात है। और चूँकि कुछ ऐसे गाने होते हैं जो कि हमारे बॉलीवुड में इसी साज पर उसे बनाया गया है, जी, जी। तो मैं चाहूँगी कि कोई और एक ऐसा प्यारा सा धुन हमें ज़रूर सुनाएं। तो क्या कुछ सुनाने वाले हैं आप? एक जिया धड़क धड़क एक धुन है, वो जी मैं जी सुनाऊंगा। ज़रूर सुनाएं। जिया धड़क धड़क जाए। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस आपने की हैं, और आने वाले समय में क्या कुछ आपने सोचा है कि इसे किस तरीके से और आगे बढ़ाना है, आपने बिहार का नाम रोशन करना है? क्या कुछ कर रहे हैं आप इसके लिए? क्योंकि काफ़ी, ये तो मैं नहीं कहूँगी काफ़ी उम्र दराज हैं, काफ़ी कम उम्र में आपने ये एक साज को आपने लिया, और साथ ही साथ ये एक अपने आप में ख़ास बात है कि इसमें कुछ बेहतर करना है, कुछ नाम रोशन करना है।
क्या कुछ देखिए, मैं अभी इसके लिए ये जब मैंने शुरू किया तो ये सोचकर कि कुछ करना है ज़िंदगी में। और अभी बिहार में और अपने ईस्ट जोन की बात करें तो बहुत कम लोग इसे बजाने वाले हैं। तो मैं ये सोचकर किया हूँ कि इसमें इतनी मेहनत करूँगा और मेहनत के दम पे कुछ बेहतर करूँगा, बिहार का नाम पूरे विश्व में दिलरुबा को लेकर आगे बढ़ाऊंगा। इसे अभी बहुत कम लोग जान रहे हैं, इतना कर देना है कि इसे एक एक व्यक्ति जाने, इतना प्रिय बन जाए, सबका दिल के करीब बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने साज के नाम के साथ। और धर्मवीर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप सबों का धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का ये हमारा अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिए हमारे पते पर। इसके लिए पेपर पेन उठाइए, मोबाइल पर भी हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है बिहार बिहान, DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director ddk patna@gmail.com।